मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा व्याख्याता वाणिज्य सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि विद्यार्थियों आप सब जानते हैं, आप थंबनेल भी देख रहे हैं, हम 12वीं अकाउंटेंसी जिसमें आपकी जो पार्टनरशिप बुक्स है उसके जो टॉपिक्स हैं उनको लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो लगातार सेशन को देख रहे हैं और उनके अनुसार अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम है वो फरवरी 2025 में होने की संभावना है। मार्च में भी तो होती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बार वो 20 फरवरी के आसपास है, वो आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकती है। अब एग्ज़ाम होगी उससे पहले 12वीं अकाउंटेंसी में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन कौन से पॉइंट है वो पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ने हैं ताकि आपके नंबर है पूरे में से पूरे आ सके। वैसे तो हमने जब इस सत्र का जो सेशन स्टार्ट किया था उसमें कंप्लीट जो पैटर्न है वो उस पर हमारी चर्चा हो चुकी है। फिर भी मैं थोड़ा सा जो विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा और बता दूं कि किस तरीके से आपका जो नंबर का वेटेज है वो रहने वाला है। तो देखो, अपने 12वीं अकाउंटेंसी में आपकी कितनी बुक चलती है? 2 बुक चलती है। कितनी बुक चलती है? 2 बुक चलती है। उसमें एक होती है आपकी पार्टनरशिप और दूसरी होती है कंपनी। पार्टनरशिप को हम कंप्लीट ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जिसका आपका पहला और दूसरा चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है। पहले चैप्टर में साझेदार के प्रवेश से संबंधित जो भी अवधारणाएं कि किस तरीके से एक साझेदारी फर्म का गठन होता है, किस तरीके से साझेदारी में जो साझेदार प्रवेश करते हैं उससे पहले उनको कौन कौन से जो विलेख है वो तैयार करने पड़ते हैं, किस तरीके से एक पार्टनरशिप डीड होता है, आहरण पर ब्याज है, पूंजी पर ब्याज है, साझेदारों का वेतन बोनस कमीशन है, वो किस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना है। तो जो आपका जो पहला चैप्टर है वो आपका कितने नंबर का था? वो आपका 7 नंबर का चैप्टर था, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे, 1 लाइनर 2 लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे। कुल मिला के बोर्ड एग्जाम में उस चैप्टर का 7 नंबर का वेटेज है रहने वाला। जो सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर उसका वेटेज है आपका 11 नंबर का। सेकंड चैप्टर उसका वेटेज कितने नंबर का है? उसका वेटेज है आपका 11 नंबर का वेटेज है ना। 11 नंबर के क्वेश्चन है आपके सेकंड चैप्टर में से आने वाले हैं। उसको भी मैंने कंप्लीटली पूरा का पूरा जो जो इम्पोर्टेंस एक नोट्स के रूप में जो बताने की बात है वो सारी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से अगर वो क्लासेस आप देख लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड चैप्टर में कहीं कोई दिक्कतें आने वाली नहीं है। और उसके बाद आपका होता सारा का सारा काम है आपके प्रैक्टिस पर। आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना आप अभ्यास करते हो, क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उसका बेनिफिट आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अगर आप ये सोचते हो कि थ्योरी चीज़ है उसको हम पढ़ लेते हैं और अपन जो प्रैक्टिकल है क्वेश्चन वो हल कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। जब तक आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का अभ्यास नहीं करोगे आप उस चीज़ को सही तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो ये 2 चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिए और दोनों का जो वेटेज है वो लगभग 18 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाता है। दो बुक्स है, उसमें आपकी जो पहली बुक है पार्टनरशिप वो आपकी 35 नंबर की है, सेकंड बुक है कंपनी वो आपकी 45 नंबर की है। टोटल है वो आपका 80 नंबर का वेटेज है वो एनुअल एग्जाम में रहने वाला है। तो इसलिए जो आपकी पार्टनरशिप का 35 का वेटेज है उसमें हमने आधा यानी 2 चैप्टर यानी आधा 18 नंबर का जो काम है वो हमने कर लिया है। और निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहते हो तो निश्चित रूप से आपको उसका बेनिफिट भी होगा, बशर्ते आपको जो चीज़ आपको बताई जाती है उसको आपको फॉलो करना है। आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपका जो तीसरा चैप्टर, कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है कि भाई किस तरीके से एक साझेदार है वो अवकाश ग्रहण करता है या किस तरीके से एक साझेदार है उसकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो कौन कौन से आपको एडजस्टमेंट करने होते हैं, कौन कौन से समायोजन करने होते हैं। क्योंकि पहला चैप्टर है वो साझेदारी के एक सामान्य परिचय के रूप में था और जो सेकंड चैप्टर है उसमें साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड जो भी नियम है, जो भी शर्तें हैं वो पूरी की पूरी डिफाइन की गई है कि किस तरीके से एक नया साझेदार प्रवेश करता है तो ख्याति की राशि लेके आता है, ख्याति की राशि नगद लेके आता है तो क्या प्रविष्टि होगी,
अगर नगद लेकर नहीं आता है तो क्या प्रविष्टि होगी, आंशिक रूप से नगद लेके आता है तो क्या प्रविष्टि होगी, उसके अलावा एक साझेदार प्रवेश करता है तो साझेदारी विलेख में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, उन तमाम टॉपिक्स पर हमने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है ना। तो जो भी विद्यार्थी हमारे साथ अब जुड़े तो उनको मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आपको हर वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अपने हैंड्स नोट बना सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, और आज के इस सेशन में आपका तीसरे चैप्टर का ये पहला वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे, पहली क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। तीसरा चैप्टर ये पार्टनरशिप का है ना। पार्टनरशिप बुक में एक पहला चैप्टर भी है वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। अपन पार्टनरशिप के 4 चैप्टर मानते हैं, पार्टनरशिप के 4 चैप्टर है वो अपन मानते हैं, जिसमें साझेदारी का एक सामान्य परिचय, साझेदार का प्रवेश, साझेदार की डेथ या रिटायरमेंट, और इसके अलावा आपका कौन सा रहता है, एक फर्म का समापन। ये कुल मिला के इतने पॉइंट्स है या इतने चैप्टर हैं वो आपकी बुक्स में है। तो आज के इस सेशन में आपका नॉर्मली इंट्रोडक्शन होगा किसका, एक साझेदार का रिटायरमेंट होता है या उसकी डेथ होती है तो अपन को क्या करना पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट करें आज के सेशन को। फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दो ताकि जो विद्यार्थी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हम बताना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अब देखो अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है ना। साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ द पार्टनर। साझेदार की मृत्यु होती है या कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अपन को साझेदारी विलेख में क्या क्या चेंजमेंट करना पड़ेगा, क्या क्या परिवर्तन करना पड़ेगा, किस तरीके से परिवर्तन करना पड़ेगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है कि किसी साझेदार की सेवानिवृत्त होने, यानी कोई साझेदार सेवानिवृत्त होता है या मृत्यु होने पर एक साझेदारी के पुनर्गठन की आवश्यकता होती है ना। साझेदारी के पुनर्गठन की आवश्यकता होती है, फर्म का पुनर्गठन नहीं, साझेदारी का पुनर्गठन होता है ना। और किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है तो भी अपन को क्या करना पड़ता है, मृत्यु या डेथ हो जाती है तो भी अपन को साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर एक साझेदार की जब मृत्यु होती है या कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो वहां पर साझेदारी विलेख का अस्तित्व समाप्त हो जाता है ना। पार्टनरशिप डीड है वो समाप्त हो जाती है और फिर नई पार्टनरशिप डीड है उसका निर्माण किया जाता है, लेकिन फर्म पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। तो साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर एक साझेदारी विलेख में परिवर्तन होता है, लेकिन साझेदारी फर्म में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है, वो फर्म है वैसे के वैसे काम करती है। लेकिन साझेदारी विलेख है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जो पहले साझेदार थे उनमें से एक साझेदार की यार तो मृत्यु हो जाती है या वो साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या दे रखा है कि उसके स्थान पर एक नया साझेदारी विलेख है वो लागू किया जाता है। एक नया साझेदारी विलेख है उसका निर्माण किया जाएगा, जिसे पार्टनरशिप डीड कहेंगे, साझेदारी विलेख कहेंगे। ठीक है, जिसके अनुसार शेष साझेदार अपना व्यवसाय परिवर्तित शर्तों के आधार पर या अनुसार जारी रखते हैं। जो भी शर्त परिवर्तित होती है, क्योंकि मान लो पहले जैसे मान लो 3 पार्टनर थे, पहले मान लो ए बी और सी 3 पार्टनर थे, अब मान लो सी की डेथ हो गई तो बच गए कौन से, ए और बी बच गए। तो अब ए और बी है वो भविष्य का जो लाभ विभाजन अनुपात है, पूंजी अनुपात है, संपत्ति और दायित्व का विभाजन है, वो किस अनुपात में करेंगे वो नया साझेदारी विलेख बताएगा, और उसकी जो शर्तें होंगी उसके अकॉर्डिंग है उस साझेदारी विलेख का निर्माण उन पार्टनर्स के द्वारा किया जाएगा। साझेदार के सेवानिवृत्ति होने या मृत्यु के समय लेखा व्यवहार करते समय कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है।
एक चीज़ है ना कि या तो साझेदार की सेवानिवृत्त हो या साझेदार की मृत्यु हो, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। दोनों के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो लगभग सेम होंगे, उनकी एंट्रियाँ होंगी वो सेम होंगी। सिर्फ इतना होगा कि मृत्यु होती है तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि वो स्वयं तो जिंदा होता नहीं है, तो उसका जो उत्तराधिकारी होता है उसको वो हिस्सा दिया जाता है ना। और इसमें क्या है, सेवानिवृत्त, पता है कि भाई वो खुद सेवानिवृत्त हो रहा है, खुद रिटायरमेंट हो रहा है, तो वो उस समय वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, वो मौजूद रहेगा। उसकी उपस्थिति में जो नई शर्तें हैं वो बनाई जाएंगी और उसके अनुसार ही साझेदारी विलेख का निर्माण है वो किया जाएगा। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मृत्यु तो एक अनिश्चित चीज़ है, उसको कोई रोक नहीं सकता, वो कभी भी आ सकती है। आप मान सकते हो कि भाई रिटायरमेंट तो है वो महीने के लास्ट दिन होता है, लेकिन मृत्यु लास्ट दिन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, मृत्यु कभी भी हो सकती है। पर ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। अंतर मैंने एक बताया, वो एक के अंतर रहेगा कि इसमें साझेदार है, किसमें, सेवानिवृत्ति में साझेदार स्वयं उपस्थित होता है, और उसमें इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होता है उसको सारी राशि का भुगतान किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे देखो कि दोनों स्थितियों में हमें साझेदार की सेवानिवृत्ति के समय और कानूनी उत्तराधिकारी मृत्यु के समय, सेवानिवृत्ति के समय जो आपका सेवानिवृत्ति के समय होगी वो राशि दी जाएगी, और कानूनी उत्तराधिकारी जो मृत्यु के समय होगा, है ना, को आपको क्या करना है, को ख्याति, उसकी जो परिसंपत्तियां हैं और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन तथा लाभ तथा हानियों के संबंध में सभी जरूरी समायोजन करने के पश्चात कुल राशि का निर्धारण किया जाएगा। जैसे सेकंड चैप्टर आपने किया था जिसमें साझेदार का प्रवेश होता है, साझेदार के प्रवेश के समय आपको पता है कि आपने ख्याति का पुनर्मूल्यांकन किया था कि नया साझेदार प्रवेश के समय ख्याति लेके आ रहा है या नहीं आ रहा। अपन ने संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया था कि संपत्तियां जब नया साझेदार प्रवेश करता उससे पहले कितने की संपत्तियां हैं और कितने के दायित्व हैं। इसके अलावा हमारे रिजर्व एंड सरप्लस है उनका भी हमने पुनर्मूल्यांकन किया था, जिसके आधार पर अपन ने क्या किया था, पुनर्मूल्यांकन के आधार को रीवैल्यूएट किया था। रिजर्व एंड जो सरप्लस है उनको पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटा था, है ना। तो ये करना पड़ेगा। तो वही कंडीशन जो आपने सेकंड चैप्टर में अप्लाई की थी ना कि नया साझेदार प्रवेश करता है तो कौन कौन से आपको समायोजन करने थे, वही समायोजन आपको यहाँ पे भी करने पड़ेंगे, क्योंकि साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या साझेदार की मृत्यु हो रही है, दोनों ही कंडीशन में संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन होगा। आपके रिजर्व एंड सरप्लस है उनका पुनर्मूल्यांकन होगा, इसके अलावा जो ख्याति है उसका पुनर्मूल्यांकन होगा, और जो लाभ है जिस समय तक वो रिटायर हो रहा है या जिस समय उसकी मृत्यु हुई है वहाँ तक के लाभ और हानि की गणना भी हमें करनी होती है और उसके अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता। तो ये सारे समायोजन करने के बाद कुल राशि का निर्धारण किया जाएगा। कुल राशि मीन्स कि भाई कितनी साझेदार, जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है या जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है उसको कितनी राशि देनी है, या अगर हो सकता है कई बार पार्टनर कम राशि लेके आता है तो कितनी राशि उसे मंगवानी है, ये समायोजन है उसमें किया जाता। इनके अतिरिक्त हमें नया लाभ विभाजन अनुपात शेष साझेदारों के बीच तथा साथ ही उनका जो अभिलाभ है यानी फायदे का अनुपात है वो ज्ञात करना होता है। सेकंड जो चैप्टर था उसमें आपने क्या क्या ज्ञात किया था, एक तो त्याग का अनुपात ज्ञात किया था और एक आपने नया अनुपात ज्ञात किया था, एक आपने पुराना अनुपात ज्ञात किया था। अब इसमें आपको क्या आएगा, देखो एक पुराना तो अनुपात होगा ही होगा, पुराना अनुपात तो दिया ही होगा, यानी आपका जो ओल्ड रेशियो है वो तो उसमें होगा ही होगा, और एक आपको न्यू रेशियो आपने सेकंड चैप्टर में कैलकुलेट किया तो एक न्यू रेशियो होगा। और अब इसमें सेकंड चैप्टर था उसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो था और इसमें आपका होगा गेनिंग रेशियो। क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा, फायदे का अनुपात होगा। यानी इसमें आपका ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपने सेकंड चैप्टर में ओल्ड रेशियो भी देखा था, न्यू रेशियो भी देखा था, गेनिंग रेशियो नहीं देखा था, वहाँ पे त्याग का अनुपात था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो था। तो ये गेनिंग रेशियो है वो किस तरीके से निकलेगा वो आपको कैलकुलेट करना है, वो आपको निकालना आना चाहिए, क्योंकि अनुपात है, अगर आपको सही तरीके से नहीं निकालना आता है
तो आप क्वेश्चन का आंसर है वो सही तरीके से नहीं दे पाते हो। ठीक है, आगे देखो। सेवानिवृत्त या मृतक साझेदार को देय राशि का निर्धारण, जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसकी राशि का निर्धारण अपन को करना पड़ेगा, है ना। सेवानिवृत्त या जो मृत साझेदार है उसकी देय राशि का निर्धारण हमें करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या क्या है कि साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय देय राशि का निर्धारण सेवानिवृत्त साझेदार यानी सेवानिवृत्ति के समय और कानूनी उत्तराधिकारी मृत्यु के समय को देय राशि में शामिल किया जाता है ना। कि जो साझेदार है वो सेवानिवृत्त हो रहा है तो उस समय उसकी या मृत्यु हो रही है तो उस समय उसको देय राशि का निर्धारण है वो, अगर जो रिटायरमेंट हो रहा है तो उस तिथि को, और जो मृत्यु हो रही है तो उस तिथि तक उसकी राशि है वो शामिल की जाएगी। तो उसमें हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। नंबर 1, उसके जो पूंजी खाते हैं उसका जमा शेष यानी कैपिटल अकाउंट का शेष हमें देखना पड़ेगा। भाई कैपिटल अकाउंट में कितना बैलेंस है उसका, कैपिटल यानी पूंजी खाते का जमा शेष देखना पड़ेगा। अगर आपका चालू खाता है तो उसका जमा शेष दे रखा, यानी 2 विधियां होती है, एक तो स्थिर विधि और एक परिवर्तनशील विधि। अगर स्थिर विधि से आपने खाते तैयार किए हैं तो वहाँ पर आपको चालू खाते का जमा शेष या चालू खाते का शेष है वो भी आपको मिलेगा, तो ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीसरा, उसकी ख्याति का भाग, गुडविल में उसका कितना हिस्सा है ना। जो वर्तमान समय में व्यापार में जो ख्याति है उसमें जो मृतक साझेदार है या जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका हिस्सा कितना है। 4 नंबर, उसके निर्धारित लाभ का भाग, संचय वगैरह है, रिजर्व है, कैपिटल है, आपके P&L है, उसमें उसका कितना भाग है। वहाँ तक जिस डेट तक या तो वो अवकाश ग्रहण कर रहा है या जिस डेट पर उसकी मृत्यु हो रही है वहाँ तक उसका कितना हिस्सा है। परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन में उसके अधिलाभ का भाग, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा, जो आपने सेकंड चैप्टर में किया था संपत्ति और दायित्वों का, कि टिल डेट तक कितने संपत्ति और कितने दायित्व हैं जिसमें उस मृतक साझेदार या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा वो निर्धारित किया जा सके। इसके अलावा उसके सेवानिवृत्ति या मृत्यु की तारीख तक उसके लाभ का भाग, जिस तिथि को वो अवकाश ग्रहण कर रहा है या जिस तिथि तक उसकी डेथ हो रही है वहां तक उसका लाभ कितना है वो भी जानना पड़ेगा। और क्या जानना पड़ेगा, सेवानिवृत्ति और मृत्यु की तिथि तक उसके पूंजी पर ब्याज, यदि उसने अग्रिम पूंजी दे रखी है, फर्म को लोन दे रखा है, फर्म को पूंजी जमा करवा रखी है, तो उस पूंजी पर ब्याज की गणना भी हमें करनी पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगा, वेतन है, कमीशन है, यदि कोई हो तो सेवानिवृत्ति और मृत्यु की तिथि तक उसको कितनी राशि दी जाएगी उसको भी हम क्या करेंगे, शामिल करेंगे और उसमें उसका हिस्सा है वो निर्धारित करेंगे। तो ये मुख्य रूप से इतने समायोजन है वो आपको करने पड़ेंगे। कब, जब वो साझेदार है अवकाश ग्रहण कर रहा है या साझेदार की मृत्यु हो रही है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, इनका आपको पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा और इनके आधार पर उसको कितनी राशि का भुगतान करना है वो आप सब जान पाएंगे। ठीक है, तो ये समायोजन आपको करने पड़ेंगे। पहले चैप्टर में तो ये नहीं थे, लेकिन दूसरा चैप्टर था उसमें भी हमने ये समायोजन किए थे, लेकिन उस समय ये जो पूंजी वाला ये नहीं था, उसमें आपके लगभग 3-4 समायोजन थे। एक तो ख्याति का, एक संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों का पुनर्निर्धारण, आपके रिजर्व एंड सरप्लस है उनका पुनर्मूल्यांकन, यही शामिल था। लेकिन यहाँ पर आपको, क्योंकि साझेदार इसमें व्यापार में बना हुआ है, व्यापार में शामिल है, तो व्यापार में शामिल है तो अपन को उसको पूंजी खाते का जमा शेष और चालू खाते का जमा शेष है वो भी निकालना पड़ेगा। साथ में जिस डेट को उसकी मृत्यु होती है या जिस डेट को वो अवकाश ग्रहण करता है वहाँ तक हमें उसका कोई लाभ है तो उसका हिस्सा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आज के सेशन में मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, क्योंकि आज चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं तो लगभग आपके जो बेसिक चीज़ है वो कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाती है, तो फिर आप इजीली उस चैप्टर को कंप्लीट कर पाते हो। ठीक है, ओके। तो आज के इस सेशन में हमने पार्टनरशिप का जो 3rd चैप्टर है कि साझेदार का अवकाश ग्रहण और मृत्यु पर लेखे, उसको स्टार्ट किया है। उसके कुछ बेसिक जो फंडामेंटल्स है उस पर हमने आज के सेशन में हम चर्चा की है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपको पसंद आया होगा और जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास
कर रहे हो। इसका बेनिफिट है वो निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, बशर्ते आपको इतना काम करना है, आपको हैंड्स नोट है वो बना के रखने, ताकि एग्ज़ाम के समय आप इजीली उनको रीड कर सकें और रीड करने के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में जा सकें। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।